हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एमडीएस एजुकेशन एकेडमी भिंड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आर्टिकल्स को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज से हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं स्पीकिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दूंगा और इसीलिए मैं अपना पहला टॉपिक आपके साथ लेके आया हूँ, देयर से शुरू होने वाले वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस जिनको जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वहां पर हम देयर का उपयोग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक चीज आप नोट कीजिएगा कि ये वाक्य देयर से शुरू होते हैं, यानी सबसे पहले आप इसमें देयर का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब, देयर के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी? इज आर होगी और वाज वर होगी। इज होगी सिंगुलर के साथ और वाज होगी सिंगुलर के साथ। आर होगी प्लूरल के साथ और वर होगी प्लूरल के साथ। अगर वाक्य में है का मतलब निकल रहा है यानी प्रेजेंट की बात हो रही है तो आप इज और आर को यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर वाक्य में था या पास्ट की बात हो रही है तो वहां पर आप वाज और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और उसके बाद इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट आता है, और वो भी सब्जेक्ट कैसा होगा? अननोन होगा, अननोन नाउन होगा, यानी ज्ञात नहीं होगा, किसी का नाम यूज नहीं होगा। वहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी प्रकार का नाम का उपयोग नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। और उसके बाद मैंने डॉट 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 इसलिए लिख दिया क्योंकि अदर जो भी चीजें आएंगी वो अज्ञात नाउन के या अननोन नाउन के बाद लिखी जाएगी। इसका एक फॉर्मूला है, इसमें आप देयर का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब कौन सी है हमारी? इज आर और वाज वर। उसके बाद आप सब्जेक्ट या कर्ता का यूज करेंगे। इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, नो नेम, इसमें किसी भी प्रकार का नाम यूज नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ नो प्रोनाउन। प्रोनाउन और नाउन क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहेंगे, यानी किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी इन चीजों का नाम आता है तो उसको हम नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन में क्या होता है? द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन, यानी जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, नाउन में जैसे राम, श्याम, दिल्ली, टेबल, तो ये सब नाउन हो गए। और प्रोनाउन में क्या आ जाएगा? ही, शी, इट, जो ये सब चीजें प्रोनाउन हो गई। क्लियर? अब आप इन सेंटेंसेस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि एक उसमें अज्ञात नाउन होगा। इसमें तो हम लोगों ने लास्ट में रखा है अज्ञात नाउन इंग्लिश में बनाते समय, लेकिन जब आप हिंदी की बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट हिंदी सेंटेंसेस, तो वहां पर जो अज्ञात नाउन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो सबसे पहले नंबर पे आएगा। फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा सब्जेक्ट और सेकंड नंबर पे आएगी वर्ब और थर्ड नंबर पे फिर यहाँ पे कुछ भी, मतलब इसके पहले और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया आपका? तो सबसे पहले जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अज्ञात नाउन क्या हमने ले लिया? एक कार। तो यहाँ पर एक कार, कौन सी कार ये नहीं बताया गया है, लेकिन एक कार, तो इसीलिए कार यहाँ पे क्या हो गया? अननोन सब्जेक्ट, अननोन नाउन या अननोन सब्जेक्ट। और दूसरी चीज क्रिया जो हमारी वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी? थी और है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर इज और आर का यूज होगा तो वहां पर है होगा, और वाज और वर का यूज होगा तो वहां पर थी होगा। तो इस तरीके से आप हिंदी में इस सेंटेंस को पहचान सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और उसमें हम देखेंगे कि इसके आगे बनाने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या रूल्स हैं। उसके बाद फिर आप इजी वे में इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो लास्ट वाले जो स्लाइड थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हिंदी में हम सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। उसमें पहला तरीका हमने देख लिया था कि पहले तरीके में क्या था कि अननोन नाउन था और उसके बाद प्लस, फिर बीच में कोई भी चीज़ आ सकती है, उसके बाद वर्ब आ गई थी। दूसरा तरीका क्या है? इसमें किसी स्थान पर, यानी हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा होगा, वहाँ पर किसी स्थान पर बीच में अपन कुछ भी अदर चीज़ें रख सकते हैं और उसके बाद कोई चीज़ है या थी। क्लियर? इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ पे स्थान की बात होगी तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर स्थान का नाम आ सकता है। क्लियर हो गया? वहाँ पर पर्टिकुलर स्थान का नाम आ सकता है। और
कोई चीज़, यानी कौन सी चीज़, वो अननोन रहेगी, वो हमारा मेन सब्जेक्ट रहेगा जो कि अननोन रहेगा, अज्ञात रहेगा। और उसके बाद क्रिया या वर्ब आ जाती है। यानी पहले वाले में क्या किस तरीके से आप पहचानेंगे, जैसे कि अननोन नाउन था हमारा प्लस उसके बाद वर्ब थी, जैसे एक कार थी, एक कार थी, देयर वॉज ए कार, क्लियर हो गया। दूसरे में क्या पहचानेंगे हम, किसी स्थान पर कोई चीज़ थी, जैसे मान के चलिए दिल्ली में एक कार थी, देयर वॉज अ कार इन दिल्ली। तो इस तरीके से आप हिंदी में सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो अब आपको मुझे नहीं लगता कि पहचानने में कोई दिक्कत होगी। अब इसमें कुछ चीज़ें हमको नोट डाउन करनी पड़ेगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, जिससे ग्रामेटिकली भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए। जैसे नोट नंबर 1, नो लगाने पर आने वाले नाउन की ए, एन, एनीथिंग या एनीबडी तो एनी अदर, ये सब चीज़ों को हम हटा देते हैं, हटा दिए जाते हैं और नो प्लस नाउन हो जाएगा। यानी अगर हिंदी में अगर कोई सेंटेंस है उसमें हमको नो का यूज़ करना है तो सब्जेक्ट के साथ में ए, एन, एनीथिंग, एनीबडी कुछ भी लगा होगा तो वो सब चीज़ें हम हटा देंगे और क्या सीधे से नो प्लस नाउन, नो प्लस नाउन, क्लियर हो गया, नो प्लस नाउन, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले सेंटेंसेस में आपको इनका यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा रूल देखते हैं, नो लगाने पर एनी लगेगा, सॉरी नॉट लगाने पर एनी लगेगा। नॉट लगाएंगे तो उसमें हम एनी का यूज़ करेंगे, क्योंकि नॉट के साथ एनी प्लस नाउन, नॉट के साथ एनी प्लस नाउन, क्लियर हो गया। नॉट लगाने पर एनी लगेगा फिर नाउन आएगा, जैसे नॉट प्लस एनी प्लस नाउन, नॉट एनीथिंग, क्लियर। तो अब हम इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको यूज़ करके हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। मैं हिंदी का यूज़ इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम इनके फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, फिर हम सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। चलिए तो चलिए फॉर्मूला नंबर 1 हमने लिख लिया है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। ये सेंटेंस सिंपल होते हैं, इसमें ना तो किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का ना या नहीं शब्द का उपयोग होता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे पहले हम सेंटेंस को, क्योंकि ये देयर से शुरू होने वाले वाक्य हैं तो सबसे पहले हम देयर का यूज़ करेंगे, उसके बाद अपनी जो वर्ब्स हैं इनका यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इधर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट हमारा नाउन होगा, उसके बाद प्लेस जो कि ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद टाइम जो कि हम अदर वर्ड में डाल देते हैं, सिंपली, क्लियर हो गया। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे परिवार में 7 सदस्य है। तो ये हमने एक सिंपल सेंटेंस ले लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस ले लिया, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। अब आप इसको बनाएंगे कैसे सेंटेंस को, तो मैंने बताया कि देयर से शुरू होगा ये वाक्य, तो सबसे पहले आप यहां पर देयर लगा देंगे, ठीक है। अब आप ये इज, आर और वाज वर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के प्लूरल, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप यहां से डिसाइड करेंगे, क्लियर। यानी वर्ब के बाद जो भी नाउन है वो डिसाइड करेगा कि वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी। तो 7 सदस्य, एक सदस्य से ज़्यादा हो गए तो यानी यहाँ पर हम प्लूरल यूज़ करेंगे और प्रेजेंट की यूज़ करेंगे कि पास्ट की यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है लगा है इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट की वर्ब यूज़ करेंगे। तो देयर आर, 7 सदस्य को इंग्लिश में कहेंगे 7 मेंबर्स, क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, प्लेस, टाइम और उसके बाद जो भी चीज़ें वो हम सब अदर वर्ड में डाल दी थी। तो देयर आर 7 मेंबर्स, अब मेरे परिवार में, तो इन माय फैमिली क्या हो जाएगा, इन माय फैमिली। तो ये आपका अदर वर्ड हो गया, 7 मेंबर्स आपका नाउन हो गया, आर आपका वर्ब हो गया और देयर से वाक्य शुरू हो गया, क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं,
दो आदमी थे। अब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हाउ विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश? सिंपल सा, फर्स्ट यू हैव टू पुट देयर, देयर, क्लियर? नेक्स्ट यू हैव टू पुट योर वर्ब। तो वर्ब हाउ कैन वी डिसाइड अवर वर्ब? थे, दैट मीन्स वाज और वर्ब, यानी थे अगर आ रहा है तो वाज और वर्ब में से हमको एक वर्ब का यूज करना होगा। अब यहाँ पे हमको देखना है कि आदमी एक थे कि दो थे या दो से अधिक थे। यहाँ पर दो आदमी लिखा हुआ है, दो आदमी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम पास्ट की प्लूरल वाली वर्ब लगाएंगे, देयर वर। अब क्या बचता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दो आदमी। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दो आदमी। तो देयर वर टू मैन, क्लियर? देयर वर टू मैन। मैन की सिंगुलर फॉर्म होती है मैन और प्लूरल होती है मैन। ऐसे वोमेन की सिंगुलर फॉर्म होती है वोमन और प्लूरल में MEN आ जाता है। तो क्लियर हो गया? इसका मतलब ये है कि अब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगली वाली स्लाइड में चलते हैं और हम देखते हैं कि अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए, नेगेटिव का फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें कुछ भी हमको ज़्यादा चेंज नहीं करना है। देयर प्लस इज आर और वाज वर, क्लियर है? यहाँ तक तो हमने अफर्मेटिव में देखा था। इसमें बीच में वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नो या नॉट एनी का यूज़ किया जाएगा, नो या नॉट एनी का यूज़ किया जाएगा, बाकी का सेम रहेगा स्ट्रक्चर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। आप नो और नॉट एनी इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप नो लगा रहे हैं तो एनी का यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप नॉट लगा रहे हैं देन यू मस्ट यूज एनी इन योर सेंटेंस, ओके? तो चलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस पेन में कोई स्याही नहीं है। इस पेन में कोई स्याही नहीं है। तो अब इसको आप किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे? तो फर्स्ट यू हैव टू पुट देयर। देयर हमने लिख लिया। अब हमको वर्ब लगानी है। इज लगाऊंगा, आर लगाऊंगा, वाज लगाऊंगा या वर लगाऊंगा, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले तो आप लास्ट में देखिएगा, है लिखा है तो इसका मतलब ये वाली वर्ब तो आएगी नहीं। इज और आर में से किसी एक का यूज किया जाएगा, ठीक है? अब इसमें कोई स्याही नहीं है, कोई भी स्याही नहीं है पेन में, तो यानी सिंगुलर की बात हो गई, यानी कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो सिंगुलर हो गया। तो देयर इज, क्लियर हो गया? अब बात करेंगे हम इसके आगे, नो या नॉट एनी, इनमें से कुछ भी आप लगा लीजिएगा जो आपको चाहिए हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मैंने लिख लिया नो और मैं नॉट एनी भी लिख देता हूँ, क्लियर? अब हमको हमारा सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? स्याही। आप अगर हिंदी वाली जो पिछली वाली स्लाइड देखिएगा उसमें हिंदी में मैंने बताया था कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो देयर इज नो या नॉट एनी इंक, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बच रहा है? इस पेन में, तो ये सब अदर वर्ड में चलेगा। इन दिस पेन, तो देयर इज नो या नॉट एनी इंक इन दिस पेन, बन गया? समझ में आ गया आपको? देयर, फिर हमने वर्ब यूज की, फिर या नो या नॉट एनी में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों में से, फिर इंक, फिर इन दिस पेन। तो अब आप अफर्मेटिव के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंसेस को भी समझ चुके हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को हमको किस तरीके से बनाना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। घर में कोई आदमी नहीं था। घर में कोई आदमी नहीं था, ये मैंने एक सिंपल सा हिंदी का सेंटेंस लिख लिया है, ठीक है? अब इसको आप बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आप देयर, देयर, अब आपको इज लगानी है, आर लगानी है, वॉज लगानी है या वर, यानी वर्ब डिसाइड कैसे करेंगे आप? सबसे पहले लास्ट में जाइएगा, सेंटेंस में क्या लिखा है? था, यानी आप पास्ट की वर्ब लगाएंगे। कौन कौन सी? वॉज या वर में से, क्लियर? अब वॉज और वर में से आप कैसे डिसाइड करेंगे? जब कोई आदमी नहीं था, यानी कोई नहीं था, तो उसका मतलब सिंगुलर बात होगी। तो देयर वॉज, उसके बाद नो या नॉट एनी में से एक लगाना है, नो
या नॉट एनी, कुछ भी लिख दो, नॉट एनी मैन, सब्जेक्ट हमारा मैन हो गया। अब घर में, ठीक है, घर में कोई आदमी नहीं था, तो अब ये घर में जो है ये कहाँ चला जाएगा आपका, अदर वर्ड में, यानी प्लेस हो गई, तो ये हमने ऑब्जेक्ट में डाल देंगे। देयर वाज नो मैन इन द हाउस। क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि देयर से शुरू होने वाले वाक्य हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके कितनी आसानी से बना सकते हैं। अभी आपको कुछ टाइम तक थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपको बार बार फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप इनको ईजी वे में बना सकेंगे। क्लियर? तो अब मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। कल मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कवर करेंगे, हु से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को कवर करेंगे, और इसके बाद इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जो दोनों मिक्स्ड सेंटेंस होते हैं उनको कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।